नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे थे भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान महोबा के युद्ध में जो है चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल को किस प्रकार हराता है। देखिए, परमार्दी देव चंदेल कि साढ़ू का बेटा है मलखान और सुलखान, और एक आल्हा और उदल। तो वहां पर देखिए पिछली वीडियो में कि किस प्रकार मलखान मारा गया और किस प्रकार उदल मारा गया, और आल्हा जो है के बारे में बताए कि आल्हा जो है किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को बेहोशी की अवस्था में छोड़कर चला गया, मारता नहीं है, और आल्हा के मरने का प्रमाण नहीं मिलता है। अभी तक मध्य प्रदेश के लोग ये भ्रम है कि आल्हा अभी भी जो है कोई मंदिर है मध्य प्रदेश में, वहां आता है और रात में उत्पात मचाता है। तो आल्हा के मरने का प्रमाण नहीं है। देखिए, यहां पर जब महोबा विद्रोह में जो महोबा का युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम लोग कहते हैं तुमुल युद्ध। क्या कहते हैं? तुमुल का युद्ध कहते हैं। महोबा के विद्रोह को हम लोग कहते हैं तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, अरे तुमुल का जो युद्ध हुआ ये हुआ 1182 ईस्वी में। कब हुआ? 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध हुआ। महोबा विद्रोह को हम लोग कहते हैं तुमुल का युद्ध। अरे तुमुल का युद्ध हुआ 1182 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल, यानी कि चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल का दो सेनापति, एक तो आल्हा उदल और दूसरा दो सेनापति और है मलखान और सुलखान। ये जो है तीनों बहन है। एक का विवाह जो हुआ है वह परमार्दी देव चंदेल से, एक का विवाह हुआ था जसराज से, और एक का विवाह हुआ था वत्सराज से। तो जसराज के दो पुत्र थे आल्हा और उदल, और वत्सराज के दो पुत्र हैं मलखान और सुलखान। तो यहां तक हम देख चुके हैं किस प्रकार मलखान जो है उसको मारा गया, और किस प्रकार उदल को मारा गया, और किस प्रकार आल्हा को जो है आल्हा बेहोशी की अवस्था में बिना कत्ल के हुए पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर चला जाता है। यहां पर देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान वहां पे जो है बेहोशी की अवस्था में है, तो उनके ऊपर गिद्ध बैठा हुआ है उनको खाने के लिए, और वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं उनका एक और सेना अध्यक्ष हैं जिनके बारे में आपको बात किए थे, कदमबास। कदमबास, तो कदमबास का दोनों पैर कटा हुआ है। महोबा विद्रोह में जो तुमुल का युद्ध है उस युद्ध में कदमबास का दोनों पैर कटा हुआ है, और देख रहे हैं जब उनको होश आता है कि पृथ्वीराज चौहान बेहोश हैं और उनके ऊपर गिद्ध बैठा हुआ है और उनको मांस को नोच कर खाएगा, वो मर जाएंगे। तब क्या करता है कदमबास कि अपने तलवार से अपना शरीर का मांस काट काट कर फेंकता है गिद्ध के ऊपर, ताकि गिद्ध उनके मांस को खाए और पृथ्वीराज चौहान बच जाए। वो तो ऐसे ही मरने वाले थे कदमबास। तो इस प्रकार कदमबास जो है अपने इस राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उस युद्ध से बचा कर लाते हैं। अब खुद तो लाते नहीं है, यानी कि बचाते हैं, खुद तो मर ही जाते हैं, क्योंकि अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काटकर उस गिद्ध को खिलाते हैं। और इस प्रकार जो है कदमबास जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तुमुल के युद्ध में बचाते हैं बेहोशी अवस्था में। उसके बाद देखे एक भंडानक देखे थे, भंडानक विद्रोह। भंडानक विद्रोह में हम देखे थे कि भंडानक लोग जो आए थे वो भंडानक लोग सतलज प्रदेश से आए थे, और उसके बाद वे गुड़गांव में आए, हिंसार आए, मथुरा भरतपुर पहुंच गए। तो उसके बाद जो हमला किया, इस कारण भी हमला किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके बाद भंडानक का एक और जो है द्वेष था उनसे। भंडानक का राजा था भंडानक ही, भंडानक नाम का एक राजा था, और भंडानक चाहता था कि हम जो विवाह करें वो कर्पूरी देवी से विवाह करें। बट कर्पूरी देवी का विवाह जो हो गया वो हो गया था सोमेश्वर से, और उसी का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो भंडानकों के विद्रोह का एक कारण ये भी है कि भंडानक का राजा भंडानक जो है वो कर्पूरी देवी से विवाह करना चाहता था। तो यहां पर ये देखे, अब देखते हैं आगे इसमें तुमुल युद्ध और भंडानक विद्रोह के बाद अगर बात करें तो देखिए यहां पर जयचंद गढ़वाल की बात देखिए। ये जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री है, जिसका नाम है संजोगिता। पुत्री का नाम है संजोगिता।
कुछ लोग तो बोलते हैं, इतिहासकार लोग, कि सोमेश्वर और जयचंद दोनों जो हैं क्या हैं, साड़ू हैं, और सॉरी दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं। और इसी कारण जो है पृथ्वीराज चौहान का आना जाना होता था जयचंद गढ़वाल के घर में, यानी कि कन्नौज। और उस आने जाने के दरमियान जो है पृथ्वीराज चौहान का नजर पड़ता है संजुक्ता पर और इनका पड़ता है चौहान पे, और दोनों में होता है प्रेम, दोनों में प्रेम होता है और प्रेम जो है आगे बढ़ता है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि जयचंद की पुत्री संजुक्ता दिल्ली गई हुई थी और उसी वक्त चौहान भी दिल्ली में थे और दोनों की मुलाकात दिल्ली में ही होती है और वहीं पर दोनों में होती है प्रेम और दोनों में आगे बात बढ़ता है। फोन नंबर लेन देन हो गया होगा, चिट्ठी पत्री शुरू हो गया होगा, जो भी हो चलता है। अब दोनों में प्रेम होता है। इस बात का पता चलता है जयचंद को। जब जयचंद को इस बात का पता चलता है तो जयचंद क्या करता है कि अपनी पुत्री की विवाह के लिए शुरुआत करता है, एक नया चीज शुरुआत क्या करता है, स्वयंवर करता है। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब होता है लड़कियां खुद अपना पति चुनेगी, तो स्वयंवर, स्वयंवर लगाता है। और स्वयंवर में जो है, स्वयंवर में भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण देता है जयचंद, परंतु पृथ्वीराज चौहान तृतीय को निमंत्रण नहीं देता है। पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण तो नहीं देता है, साथ ही करता क्या है कि जहां पर स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया था उसके गेट पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक लोहा का मूर्ति पुतला बनाकर गेट कीपर के रूप में, द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देता है, ताकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपमान हो। उसके बाद जब स्वयंवर के लिए शुरुआत जब होता है स्वयंवर, और जब संजुक्ता वरमाला लेकर आती है तो सभी देश के सभी राजाओं को क्रॉस करती हुई जाती है और जब देखती है कि एक लोहे का मूर्ति बना हुआ है पृथ्वीराज चौहान का, तो उसी मूर्ति पे जो है वरमाला डाल देती है। उसी वक्त जो है चौहान पहुंचता है और संजुक्ता को उठाकर फरार हो जाता है और कहता है मैं तुझे भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। वहां से भागकर लाता है। अब वहां जो राजा बैठे हुए हैं, अब वो जयचंद पे होते हैं गुस्सा कि अगर तुम्हें मालूम था कि तेरी छोड़ी ऐसी थी तो फिर तुमने स्वयंवर रचा क्यों? तुमने ऐसा हम लोग को बुलाकर बेइज्जती किया है। अब इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो है जयचंद जो है अंदर अंदर खलता है और यही जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को निमंत्रण देता है युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए दिल्ली पे। और इसी के आमंत्रण पर, इसी के सपोर्ट पर, इसी जयचंद के सपोर्ट पर जो है मोहम्मद गौरी भारत आता है और तराइन के दूसरा युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हराकर जाता है। तो एक बात देखिए यहां जयचंद से दुश्मनी। अब आगे बात देखिए, आगे देखिए। अब यहां पर क्या है कि गुजरात के जो शासक है भीमदेव द्वितीय, तो भीमदेव द्वितीय, और यहां पर एक महिला का नाम आता है, उसका नाम इच्छनी। तो इच्छनी के जो पिता हैं वे चाहते हैं कि इच्छनी का विवाह भीमदेव द्वितीय से हो, लेकिन इच्छनी चाहती है कि मेरा विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हो। और इच्छनी चली जाती है दिल्ली और प्रस्ताव रखती है कि आप हमसे विवाह कीजिए। तो चौहान तृतीय बोलते हैं कि आपसे विवाह करने से पहले हमें युद्ध करना होगा भीमदेव द्वितीय से। हालांकि इतिहास में भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच के युद्ध का व्याख्या नहीं मिलता है, फिर भी यहां पर इस बात को पढ़ते हैं कि व्याख्या युद्ध किया गया और उसके बाद जो है एक इच्छनी से भी विवाह कर लेते हैं। तो इच्छनी से विवाह कर लेते हैं, तो यहां पर अब जो है भीमदेव द्वितीय भी इसका दुश्मन है। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ कि अब युद्ध छिड़ता है। अब जयचंद जो कि दुश्मन बन चुका है पृथ्वीराज चौहान का, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अब क्या करता है जयचंद, गजनी का शासक मोहम्मद गौरी को निमंत्रण देता है और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया जाता है।
और तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी जो है फिर भाग जाता है गजनी। फिर गजनी भागता है, और लेकिन चूंकि कई बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी को पकड़कर 3 माह तक कभी कभी कैद भी रखे हैं और उसको छोड़े हैं। अब छोड़ना जो है, देखिए यहाँ पर कंडीशन जो है, पृथ्वीराज चौहान छोड़ते क्यों थे इसमें देखिए कि छोड़ना इनका कला नहीं था, कला उस व्यक्ति का था, मोहम्मद गौरी का, जो कि नकल करने में माहिर था, माफी मांगने में माहिर था। जब जब पकड़े माफी मांगे, अब हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कान पकड़ उठा बैठी कई बार किया, उसके बाद उसको छोड़ते थे। किसको? मोहम्मद गौरी को। इतिहास में कई बार ऐसा मिला है कि मोहम्मद गौरी को चौहान पकड़े और छोड़ दिए। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध जब हुआ 1191 में, और उस युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हारा तो वो जाके बैठा नहीं, वो अगले बार युद्ध की तैयारी कर रहा है। और यहां पर हमारे योद्धा जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय अब जो है रासलीला में डूब गए, संजुक्ता के प्यार में डूबे हुए हैं। इनका मित्र चंद्रवरदाई नाम आता है, चंद्रवरदाई का। चंद्रवरदाई जो है समझाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, उधर जो है आक्रमण कर दिया है मोहम्मद गौरी। तब जो है ये युद्ध करने की तैयारी करते भी नहीं है, बहुत कम सेना लेकर जो है युद्ध करने जाते हैं, और युद्ध क्षेत्र में जो है इसको यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जो है इतिहासकार लोग मानते हैं कि इनका हत्या कर देता है। लेकिन ये चंद्रवरदाई का कहना है कि हत्या नहीं करता है। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, मात्र एक प्रमाण है पृथ्वीराज रासो, और इतिहासकार हालांकि पृथ्वीराज रासो की बात को नहीं मानते हैं। इतिहासकार का कहना है कि युद्ध के बाद ही, युद्ध के टाइम में ही वहीं पर जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी मार दिया। लेकिन चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब क्या होता है कि तराइन का दूसरा युद्ध जब होता है 1192 ईस्वी में, तो वहां पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पकड़कर ले आता है गजनी, और गजनी में जाकर जेल में बंद कर देता है, कैद खाना में बंद कर देता है। और एक बार जब दरबार में उसको लाता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने आंखों से उसको घूर कर देखते हैं, तो कहता है कि आंखें नीचे करो। तो बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय कि राजपूत की आंखें कभी नीचे नहीं हो सकती है, ये क्षत्रिय की आंखें हैं, हम नीचे नहीं कर सकते, हम झुक नहीं सकते हैं। तो वहीं पर ये मिलता है, सिर्फ मिलता है किसमें? पृथ्वीराज रासो में, कि वहां पर उनका दोनों आंख का करता है, फुड़वा देता है। जब दोनों आंख फुड़वाता है तब क्या करता है कि पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक लिख रहे थे चंद्रवरदाई, वो अपने पुत्र को देते हैं कि इतना हम लिख दिए, बाकी का शेष भाग तुम लिखना, और अब हम जा रहे हैं और गजनी जाकर उसको मारेंगे, इसको मोहम्मद गौरी को, और साथ में हम दोनों भी मर जाएंगे, इसके बारे में तुम लिखना। ऐसा मिलता है व्याख्या पृथ्वीराज रासो में। अब वहां पर जाते हैं और जाकर गजनी पहुंचकर चंद्रवरदाई जो है मोहम्मद गौरी से बोलते हैं कि अभी भी मेरा जो राजा है वो बाण चला सकता है, क्योंकि मेरे राजा शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर हैं। तो मोहम्मद गौरी बोलता है कि अगर ऐसा माहिर है तो इस तरह की योद्धा को हम छोड़ देंगे। तो उसको बुलाया जाता है, उनको चौहान को, और निशाना लगाने के लिए कहा जाता है। जब निशाना लगाने के लिए कहा जाता है तो वहां पर आते हैं, तो चंद्रवरदाई एक वाक्य बोलते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल आष्ट प्रमाण, एतो पर सुल्तान बैठा मत चूको चौहान। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताते पर सुल्तान बैठा मत चूको चौहान। इतना सुनते हैं, और चूंकि ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने आता था, और वे बाण चलाते हैं और वहां पर जो है मोहम्मद गौरी को मार देते हैं, ऐसा कहा गया है। और वहां पर जब उसको मारते हैं उसके बाद चंद्रवरदाई जो है अपने तलवार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मारते हैं और फिर खुद भी मार लेते हैं, और दोनों वहां पर अपने अपने जान को दे देते हैं। ऐसा जानकारी सिर्फ मिलता है चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में, बाकी में नहीं मिलता। फिर आगे जो आप लोग देख ही रहे होंगे, शेर सिंह राणा कहानी सुन रहे होंगे आजकल। शेर सिंह राणा जो है वहां से किस प्रकार उनका अस्थियां को लाया, जो फूलन देवी का हत्यारा था, क्या क्या कहानी सुन रहे होंगे आप लोग। तो इसके बारे में और चीजें आप लोग
किसी पुस्तक से, कहीं किसी जानकारी को बटोरिए, इकट्ठा कीजिए और लोगों में साझा कीजिए। ये था पृथ्वीराज चौहान की महिमा, उनकी वीर गाथा। अब आगे हम अगर इस सीरीज की बात करें तो आगे अब हम समझेंगे कि मोहम्मद गौरी जो है अब इनको मारने के बाद किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आता है और किस तरह जो है दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कायम होती है दिल्ली में, और किस प्रकार गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश शासन करता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी को किस प्रकार मुगल काल का शासक बाबर मारता है पानीपत का प्रथम युद्ध में, और फिर किस प्रकार मुगल काल को पढ़ेंगे, मुगल काल में उत्तरवर्ती मुगल काल को देखेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे इस सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।